स्टूडेंट्स, जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी इस फैमिली क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। तो ये वीडियो जो है हमारी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहने वाली है, जिसके अंदर आपका जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है। आपकी सीरीज ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। जो भी आपके नए स्टूडेंट है या जो आप में से पुराने स्टूडेंट है, दोनों के दोनों आप इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन हर एक वीडियो के अंदर आपको 100 के समथिंग क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कभी आपके 80 क्वेश्चन आ जाएंगे या कभी आपके 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर बात करूं कि जो मैं आपको लिखकर जो चीजें प्रोवाइड करवाती हूँ वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर इस सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी 45 से 50 वीडियोस लेकर आऊंगी। किसी भी एग्जाम में आप जाकर बैठ जाना, यकीन मानना दोस्तों, वीडियो से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात की जाए, अगर आपकी 50 नंबर की जीके जीएस जहां पर पूछी जाती है, जैसे आपका एसएससी का दिल्ली पुलिस हो गया, उसके अंदर आपकी 50 नंबर की जीके आती है, तो उसमें 8 से 12 क्वेश्चन के बीच में जो है आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं करंट अफेयर को हटा के, आपके 40 क्वेश्चन बनते हैं। 40 में आप 35 के समथिंग स्कोर यहां से इजीली कर सकते हो। मैं आपको 100% की गारंटी बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है आपके टफ भी आ सकते हैं या इस वीडियो से अलग भी आ सकते हैं। जैसे अगर आपको लैंग्वेज घुमा कर दे दी तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है काफी सारे स्टूडेंट को। तो आप ये मत करना कि आप स्कोर को ध्यान में रखकर कभी भी मत चलना। आपको ये करना है कि अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपकी तैयारी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से की है और आपने 50 में से 35 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर किए हैं या फिर आपने 30 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर किए हैं, तो आप ये इस चीज को भी नोट करके चलना कि जो आपसे बेहतर अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो 30 से प्लस क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किए होंगे। तो इस तरीके से आपकी अपनी तैयारी जो है आपको रेगुलर रखनी है, इसी तरीके से आपको करनी है। जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम अभी आपका आएगा, उसके लिए भी ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आपको मैराथन क्लासेस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। या अगर आपको कोई भी इशू है, पीडीएफ से रिलेटेड इशू है, उसके लिए भी आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल का आपका लिंक दे रखा है चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको डेली की जो पीडीएफ है, हैंड रिटन पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे अलग अलग ग्रुपों में। पाया जाता है जिन्हें ग्रहणा कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो कथक है आपका, वो एक क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। पिछली वाली वीडियो में मैं बता चुकी आपको कि भारत के अंदर 8 क्लासिकल डांस है। अगर सेमी क्लासिकल डांस और इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो टोटल आपके 9 है। सेमी क्लासिकल कौन सा है आपका, तो छऊ नृत्य है, जो कि आपका 3 स्टेट्स के अंदर जो है वो आपका करवाया जाता है। कल जिन विद्यार्थियों ने मतलब अपना आंसर नहीं दिया था, तो उनको एक बात बता देती हूँ। जो आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, सरायकेला छऊ कहाँ पर आपका जो है वो मतलब आयोजित किया जाता है, आपके ऑप्शन थे उड़ीसा, झारखंड। तो आप जल्दी से कमेंट कर दे सबसे पहले उस क्वेश्चन का, और अगर आपने नहीं किया है तो आप पीछे वाली वीडियो के अंदर उसका आंसर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा जयपुर, बनारस, लखनऊ। और आपका फोर्थ नया जोड़ा गया है इसके अंदर, रायगढ़ घराना। कौन सा घराना है आपका चौथा, रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना जो है इसमें चौथा घराना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कथक के बारे में। कथक के 4 घराने हैं, तो उनके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। अगर बात की जाए जयपुर घराने की, तो इसके फाउंडर कौन है, जयपुर घराने के फाउंडर कौन है, भानु जी। कौन है, भानु जी हैं। और इसके अंदर पैरों की हरकत देखी जाती है, पैरों की हरकत। जयपुर घराने में किस चीज की हरकत देखी जाती है, पैरों की हरकत के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पर बनारस घराना। बनारस घराना, ये जो आपका बनारस घराना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए भी माना गया है क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। वो क्या है वो भी बता देती हूँ आपको यहाँ पर, कि सबसे पुराना घराना कौन सा है, या कथक के अंदर जो सबसे पहले जो घराना बना था वो कौन सा था आपका, तो वो था आपका बनारस घराना। अगर बात की जाए इसके फाउंडर की, तो कौन है इसके फाउंडर, जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद जी जो है वो इसके फाउंडर हैं। इसके अंदर बात की जाए तो इसके अंदर चेहरे के हाव भाव दर्शाए जाते हैं, चेहरे के भाव जो है वो इसके अंदर दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपका है लखनऊ घराना। कौन सा हो गया, लखनऊ घराना। अगर बात की जाए इसके फाउंडर ईश्वरी प्रसाद,
ईश्वरी प्रसाद जो है वो इनके फाउंडर हैं, लखनऊ घराने के। इसके अंदर क्या क्या चीजें की जाती हैं? पहला तो इसके अंदर आएगा ठुमरी गायन। ठुमरी गायन जो है वो पूछा जाता है कि किसके अंदर आता है, तो आपकी लखनऊ घराने के अंदर आता है। दूसरा है इसके अंदर आध्यात्मिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू। नेक्स्ट आपका है और लास्ट है जो आपका नया जुड़ा है वो कौन सा है? रायगढ़ घराना, रायगढ़ घराना। अगर बात की जाए इसके संस्थापक कौन है? महाराजा चक्रधर सिंह। कौन है? महाराजा चक्रधर सिंह। ये आपका हो गया रायगढ़ घराना। इसके अलावा आपकी कुछ चीजें और है इसके अंदर। अगर बात की जाए कि रायगढ़ घराने के जो कलाकार हैं वो कौन है, कलाकार कौन कौन है रायगढ़ घराने के, सॉरी रायगढ़ घराने नहीं, कथक के कलाकार कौन कौन है? तो यहाँ पर देखो जितने भी आपके महाराज, जिनके रूट वर्ड यानी कि महाराज हो गया, महाराज, या फिर आपका महापात्र हो गया, महापात्र, एक आपका सेन हो गया जिनके पीछे सेन लगता है, ठीक है। तो ये सभी जो है ये तीनों आपके कलाकार होंगे किसके? कथक के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, जैसे आपका बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया, सुखदेव महाराज हो गया। तो ये सभी जितने भी आपके महाराज आएंगे वो आपके कथक के आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने आपको बता दिया है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, लक्ष्मण महाराज या कोई भी हो आपके, जैसे सुखदेव महाराज, तो ये सभी जो है वो कलाकार हैं आपके कथक के। नेक्स्ट यहाँ पर देखना आप प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली। इसके अलावा है आपकी रोशन कुमारी, रोशन कुमारी। एक है आपकी सितारा देवी, सितारा देवी। चंद्रलेखा। सेन से कौन कौन से नाम आ गए आपको? एक तो हो गया सरस्वती सेन, सरस्वती सेन। एक आपका हो गया वंदना सेन। तो कुछ नाम मैंने इस वीडियो के अंदर करवा दिए हैं, कुछ नाम जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर भी मैं आपको बताती हुई चलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख लेना, जो भी चीजें मैंने करवाई है सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी चीजों को आप देखते हुए चलेंगे। कुछ और पॉइंट्स है यहाँ के। अगर बात की जाए कथक कौन सी परंपरा के ऊपर आधारित है आपका, तो मुगल परंपरा के ऊपर आधारित है, मुगल परंपरा पर आधारित है। बेटा सभी क्वेश्चंस जो मैं लिख रही हूं या जो मैंने पीडीएफ के अंदर डाले हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपको रेगुलर वीडियो के ऊपर बने रहना है। एक आपका क्वेश्चन है कि कथक जब आपका बीच में रुक गया था उसके बाद कथक को पुनर्जीवित किसने किया था? कथक को जो है वो पुनर्जीवित किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? लेडी लीला सोखे के द्वारा। कौन थी वो? लेडी लीला सोखे। इनके द्वारा जो है वो कथक को पुनर्जीवित किया गया था। अगर अन्य नाम पूछे कथक के अन्य नाम क्या क्या है, तो क्या क्या है कथक के अन्य नाम? नटवरी, कथाकारी, नटवरी और कथाकारों का नृत्य, ये आपके अन्य नाम है कथक के। देखो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार बना दिया है, लेडी लीला सोखे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम एक चीज और देखें कि जो कथक है इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एक तो आपका हो गया घुंघरू और चक्कर, घुंघरू और चक्कर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और कहानी के लिए जो कहानी सुनाते हैं उनके लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो पढ़ंत का। कौन सा वर्ड है आपको उनको क्या बोलते हैं? पढ़ंत, ठीक है। तो ये कुछ चीजें और थी कथक के बारे में। कथक जो है वो आपका यूपी राज्य का क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। एक चीज और देख लो, जो कथक है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तो ये कहां पर पड़ता है? आपके भारत के नॉर्थ में पड़ता है। कहां पड़ता है? नॉर्थ में। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन पर हम चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखना यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला उत्कृष्ट यंत्र वादक है? किस चीज की बात की गई है यहाँ पर?
सुरबहार वाद्य यंत्र की। तो सुरबहार में महारत हासिल किसने की है? उस्ताद इमरत खान ने, अलाउद्दीन खान ने, अली अकबर खान ने, या फिर अब्दुल करीम खान ने? तो यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद इमरत खान ने जो है, ये कौन थे? सुरबहार वादक थे। तो इन्होंने ही जो है महारत हासिल की है। अगर बात की जाए ये अलाउद्दीन खान जो है आपका, ये किस चीज से संबंधित है? ये आपके सरोद से, सरोद। और जो अली अकबर खान है वो भी आपके सरोद से संबंधित है। अब्दुल करीम खान कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहा है इनका। कौन है ये? अब्दुल करीम खान। तो ये संस्थापक है किराने घराने के, किराने घराने के संस्थापक, किराने घराने के संस्थापक है आपके अब्दुल करीम खान। अगर बात की जाए अलाउद्दीन खान, इन्हीं के बेटे थे अली अकबर खान, इनके बेटे थे अली अकबर खान। और इनकी एक बेटी भी थी, इनकी एक बेटी भी थी जो कि सुरबहार की एक प्रसिद्ध कलाकार थी। कौन, क्या नाम था उनका? अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी आपकी हिंदू थी, ये अलाउद्दीन खान आपके मुस्लिम थे। तो ये हिंदू कैसे बनी वो भी बता देती हूँ। इन्होंने पंडित रविशंकर जी के साथ शादी कर ली थी, ठीक है, और वो हिंदू थे। पंडित रविशंकर के साथ शादी की थी किसने? अन्नपूर्णा देवी ने। और ये सुरबहार की एक प्रसिद्ध कलाकार थी, सुरबहार की, ठीक है। और बात की जाए अगर अली अकबर खान की बात करें, अली अकबर खान, अली अकबर खान, इनके दो बेटे थे। क्या क्या नाम था? आशीष खान, आशीष खान, और दूसरे थे आलम खान। दोनों ही जो थे वो सरोद वादक थे। सरोद के अंदर प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहा है इनका, आशीष खान और आलम खान का। यहीं पर अगर एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि जो सरोद सम्राट हैं वो कौन है? यहीं पर आपका एक क्वेश्चन और बनता है, एक मिनट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के हर एक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सरोद सम्राट कौन रहे हैं? तो अमजद अली खान जो है, अमजद अली खान, और इनके दोनों बेटे, अमजद अली खान और इनके दोनों बेटे, इन्हीं के बेटे थे ये दोनों। क्या क्या नाम था? अमान अली और अयान अली, अमान अली और अयान अली। ये जो आपके सरोद सम्राट कहलाते हैं। और इनको जो प्रसिद्धि है वो कब मिली थी? तो वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 में जब नोबेल प्राइजेज आपके, शांति के नोबेल प्राइजेज आपके बांटे गए थे, तो उस टाइम पर इन्होंने जो है वो सरोद बजाया था। तो इसीलिए इनको सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। सरोद के, इसके अलावा सरोद के दो और कलाकारों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। दो कलाकार, कोई भी दो कलाकार के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या फिर आप अपने पास में लिख के रख लेना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 22? कौन सा रहने वाला है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित? अनुच्छेद 21 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 21। अगर बात की जाए ये दोनों अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 21 जो 20 हैं आपके, ये दोनों कब खत्म नहीं होते? अगर यहाँ पर आपातकाल की स्थिति हो जाए, भारत में अगर आपातकाल की स्थिति हो जाए, तो जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 20 है, ये दोनों खत्म नहीं होते, खत्म नहीं होते, ठीक है। बाकी सभी आपके जो है वो खत्म हो जाएंगे, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 जो है वो खत्म नहीं होते। एग्जाम के अंदर एज इट इज आपका क्वेश्चन आया था
कि जब भी भारत में आपातकाल लगेगा तो कौन से अनुच्छेद हैं जो वैसे के वैसे आपके रहेंगे या अपने पास रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 19 के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपकी। आर्टिकल 19A, इसके अंदर आएगा आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो शॉर्ट शॉर्ट लिख देती हूं मैं यहाँ पर, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा पुतला जलाना, इसके अलावा झंडा फहराना, ये जो है वो आपके आर्टिकल 19 कै में आएंगे। फहराना। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19B, सम्मेलन करना या कोई सभा करना शांतिपूर्वक। सम्मेलन या फिर सभा कैसे, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक। आप शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी सम्मेलन या सभा कर सकते हो, किसी भी स्थान पर आप लोग इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई भी हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका सी की अगर बात करें 19C, तो सी के अंदर क्या दे रखा है, संघ निर्माण आप यहाँ पर कर सकते हो, संघ निर्माण आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 19D, 19D आवागमन, कहीं भी आप आवागमन कर सकते हो, किसी भी कहीं भी आप आवागमन कर सकते हो, बिल्कुल आपको फ्रीडम है कहीं भी आने जाने की। नेक्स्ट है आपका 19E, यहां पर आपका निवास आएगा, निवास से संबंधित है आपका 19E। अगर 19F की बात की जाए तो 19F जो है वो खत्म कर दिया गया है, कौन से संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है वो 19F को जो है वो खत्म कर दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज डालनी है बेटा कि जो ये है आपका 19F, इसके अंदर किस चीज को खत्म किया गया था। अगर जी की बात करें, 19G की अगर यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। किस चीज की स्वतंत्रता है, ये आपकी स्वतंत्रता से रिलेटेड चीजें हैं। आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, जिसके अंदर आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो किसी भी हिस्से में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहाँ पर चलेंगे। इससे पहले एक दो चीज और बता दो आपको, यहीं पर एक दो चीज और लिख देती हूं, यहां देख लो। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, अगर आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता के अंश से ये संबंधित है आपका। ठीक है, छुआछूत, छुआछूत का अंत जो है वो आपका आर्टिकल 17 में आता है, छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी आपकी, टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत जो है वो आपके आर्टिकल 18 में आएगा। ठीक है, यहां से फिर से देख लो बेटा, जो आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण में जो आपका है वो है आपका आर्टिकल 21। अगर बात की जाए आपातकाल जब भी लगेगा आपका, तो आर्टिकल 21 और जो 20 है वो आपके एज इट इज बने रहेंगे। आर्टिकल 19A के अंदर आता है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो प्रेस है वो आपकी 19A के अंदर आएगी। बी के अंदर आएगा आपका सम्मेलन, सी के अंदर आएगा संघ निर्माण, डी के अंदर आएगा आवागमन, ई के अंदर आएगा निवास, एफ को खत्म कर दिया गया है और जी के अंदर आपका व्यापार आएगा। अगर बात करें आर्टिकल 17 की, तो यहाँ पर अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक गुंबद और मेहरबान वाली पहली संरचना निम्नलिखित में से किस भवन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये आपकी, 2.5 दिन के झोपड़े में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में, सुल्तान बलबन के मकबरे में, या फिर अलाई मीनार में। तो ये आपके मिलेगी आपको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, सुल्तान बलबन के मकबरे में जो है वो मेहरबान वाली संरचना पाई जाती है। कहाँ पर है ये आपका, मेहरौली में। कहाँ स्थित है आपका ये, मेहरौली में स्थित है। बलबन का मकबरा आपका जो है मेहरौली में है और मेहरौली आपकी नई दिल्ली में है। मेहरौली कहाँ है आपकी, नई दिल्ली में है। यहां से कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि जो भारत का पहला उद्यान मकबरा है वो कौन सा है। भारत का
पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? उद्यान मकबरा तो कौन सा है आपका? हुमायूं का मकबरा। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इन्हीं की पत्नी के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि जो अकबर की माँ थी उनके द्वारा ये मकबरा जो है वो बनवाया गया था। नाम अगर पूछे तो क्या नाम है? हमीदा बानो। हमीदा बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बनता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको देखते हुए चलना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इंडिया का पहला मकबरा इंडिया का पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तान घड़ी का मकबरा। सुल्तान घड़ी का मकबरा। ये किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये महमूद की याद में बनवाया गया था। और किसने बनवाया था? महमूद। महमूद की याद में बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था कौन था? महमूद। और उसकी याद में इल्तुतमिश ने जो है वो ये मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, बलबन को दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई थी? रुकनुद्दीन फिरोज, नसीरुद्दीन महमूद शाह, आराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद। तो यहाँ पर इनको शक्ति प्राप्त हुई थी नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में, क्योंकि इन्होंने, जो बलबन है उसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद शाह के साथ करवा दिया था। और ये जो थे ये इनके दामाद थे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख देती हूँ। ये जो थे बलबन का दामाद, इसी को सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब भी कभी खुद के ऊपर कभी पैसे खर्च नहीं किए और ना ही कभी नसीरुद्दीन महमूद शाह ने किए थे। और ये टोपी सीलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। टोपी सीखकर अपना जीवन व्यतीत करता था। नेक्स्ट इससे एक पॉइंट बनता है कि इसने बलबन को एक उपाधि दी थी। उपाधि दी थी बलबन को। बलबन को उपाधि दी थी किस नाम की? जिसके बाद बलबन जो है वो अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझने लग गया था। नायब ए मुमलिकात की उपाधि किस चीज की दी थी? नायब ए मुमलिकात। एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आता है कि नायक ए मुमलिकात की उपाधि किसने किसको दी थी, या फिर बलबन को किसने दी थी? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा दी गई थी। अगर बात करें कि बलबन जो था उसका टाइम पीरियड, पहले बात तो जो नसीरुद्दीन महमूद है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? इसका टाइम पीरियड था आपका 1245 से 65 तक का, या फिर 66 भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आएगा बलबन का टाइम पीरियड। बलबन, और इसने शासक किया था 1265 से 1287 तक। इसने कुछ नीतियां अपनाई थी। कौन कौन सी नीति थी? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ क्योंकि काफी बार ये जो लाइन है आपकी इंग्लिश के अंदर देखी गई है एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज ना हो। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? आपकी बलबन ने। यहीं पर लिख देती हूँ, लौह एवं रक्त नीति जो है ये बलबन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। दूसरा है यहाँ पर सिजदा और पैबोस प्रथा किसने स्टार्ट की थी? सिजदा और पैबोस। पैबोस किसने शुरू की थी? सिजदा और पैबोस। तो सिजदा था यानी कि जो आपका जो सम्राट है उसके सामने सर को झुकाना, और पैबोस है उसके पैरों को चूमना। तो ये प्रथा भी जो है ये बलबन के द्वारा ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपका 4th यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट आपके बलबन से रिलेटेड है जो कि एग्जाम के अंदर काफी पूछे गए हैं। नेक्स्ट यह था गैर इस्लामिक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी आपकी, यानी कि इसके अंदर एक नवरोज उत्सव मनाया जाता है जो किसने शुरू किया था? बलबन ने ही शुरू किया था, नवरोज उत्सव। ठीक है।
नेक्स्ट इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपका कि जो बलबन है उसके टाइम में 2 बार आपका आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण। तो कब से कब तक हुआ था? 1279 से 1285 के अंदर 2 आक्रमण हुए थे। कौन से आक्रमण? मंगोल आक्रमण। बलबन के खिलाफ मंगोल आक्रमण आपके हुए थे, आक्रमण हुए थे। इसी के टाइम में आपका बंगाल विद्रोह हुआ था। इनके खिलाफ एक आपका बंगाल विद्रोह हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ चुका। बंगाल विद्रोह कब हुआ था? अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये आपका हुआ था तुगरील खान के द्वारा किया गया था। तुगरील खान कब किया गया था? 1289 में। 1289 में आपका हुआ था, तुगरील खान के द्वारा ये विद्रोह आपका किया गया था बलबन के खिलाफ। और उस टाइम पर बलबन ने क्या किया? तुगरील खान की जो चमड़ी है वो चमड़ी निकलवा कर उसके अंदर भूसा भर के बाजार के अंदर टंगवा दी थी कि जो मेरे खिलाफ विद्रोह करेगा उसका मैं यही हाशिए करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आएगा जो हरियाणा के मेवाती थे, उन्होंने क्या किया था? बलबन के ऊपर आक्रमण किया था। उसके लिए बलबन ने कितने अफगानी मंगवाए थे? तो 3000 अफगानी जो है वो बलबन ने मंगवाए थे। और बाद में इन्होंने ही क्या किया था? बलबन के ऊपर आक्रमण करके और ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए थे। और इन्होंने जो आपका लास्ट लोधी वंश जो आता है वो इन्हीं के द्वारा आपका स्थापित किया गया था। अगर बात की जाए बलबन के वास्तविक नाम की, वास्तविक नाम, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें लिख रही हूं मैं वीडियो के अंदर, तो पीडीएफ से जरूर रिवाइज कर लेना वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस है आपके मैं करवा रही हूं जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपके पहले आ चुके। तो ये क्वेश्चन है आपके, वन लाइनर क्वेश्चन लगा लो, चाहे आप चाहे कैसे भी लगा लो। अगर मैं वीडियो के अंदर ज्यादा क्वेश्चन लेके आती तो उस चीज का कोई फायदा नहीं था। तो मैं टॉपिक के हिसाब से आपके क्वेश्चन करवाती हुई चलूंगी ताकि इसीलिए आपको हर एक चीज याद हो जाए। ठीक है, अगर वास्तविक नाम पूछे बलबन का तो क्या था? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन नाम था बलबन का, वास्तविक नाम बहाउद्दीन। जिले इलाही नाम से इनको जाना जाता था, जिले इलाही। ये खुद को जिले इलाही मानते थे। जिले इलाही का क्या मतलब हो गया? ईश्वर की छाया। खुद को क्या मानते थे? ईश्वर की छाया। ये स्वयं को ही ईश्वर मानने लग गए थे। ठीक है, किसके गुलाम थे बलबन? इल्तुतमिश के गुलाम थे। इल्तुतमिश ने क्या किया था? 40 सरदारों का जो है वो तुर्कियों का जो है इल्तुतमिश 40 तुर्कों का जो है वो एक संगठन बनाया था जिसको बाद में बलबन के द्वारा ही समाप्त किया गया था। अगर उपनाम की बात करें, बलबन के उपनाम क्या क्या है? उपनाम तो उपनाम है उलुग खां। उलुग खां उपनाम है। ये उपनाम किसने दिया था इनको? नसूरुद्दीन महमूद के द्वारा ही ये नाम इनको दिया गया था। ठीक है, इनके दामाद के द्वारा ही इनको ये नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, आपका ट्राइटन कर दूं, ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो देखो टाइटन तो हो गया, टाइटन किसका हो गया? शनि का। अगर बात करें यूरेनस की, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें यूरेनस की, तो यूरेनस का कौन सा है? यूरेनस टाइटेनिया। और ट्राइटन किसका है? ट्राइटन आपका नेपच्यून का है। ट्राइटन किसका है? नेपच्यून का। इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? वरुण। वरुण ग्रह जो है वो इसी को कहा जाता है। फिर से देख लो, शनि का हो गया टाइटन, यूरेनस हो गया टाइटेनिया का, ठीक है, और वरुण जो आपका नेपच्यून है, वरुण है, इसका हो गया ट्राइटन। अगर बात करें यहाँ पर सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, पहले तो ये देखेंगे कि किसके कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, शुक्र जो है इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, 0 उपग्रह हैं इनके, 0, कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पर बृहस्पति की, तो बृहस्पति के कितने हैं? 92 हैं, जो कि कम हो गए आपके। सबसे पहले अगर बात की जाए सर्वाधिक की, सर्वाधिक किसके हैं? सर्वाधिक
तो सर्वाधिक हैं आपके, सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। शनि के कितने हैं? 146। और बृहस्पति के हैं 92। उसके बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल के कितने हैं? तो मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। दोनों का नाम याद रखना, फोबोस और आपका है डिमोस। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक चीज और देखना, एक चीज और देखो यहीं पे, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाए आपका कि जो ये नेपच्यून है, नेपच्यून ये किस कलर का होता है? हल्के नीले रंग का होता है, हल्के नीले रंग का। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका बेटा ये आपका, हल्के नीले रंग का होता है। खोज की बात करूं, खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी, विलियम हर्शेल ने। और अगर बात की जाए नेपच्यून जो है ये आपका जो है वो सबसे दूर है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता दूंगी। यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका हो गया सूर्य, ये आपका सूर्य है, सूर्य। यहाँ पर आएगा आपका सबसे पहले बुश नाम का व्यक्ति था, बुश यानी कि बुध और शुक्र नाम का व्यक्ति था, पृथ्वी पर रहता था। ठीक है, वो क्या था? पृथ्वी पर रहता था, मंगल, बृहस्पति और शनिवार का व्रत करता था। कौन कौन से दिन का? मंगल, बृहस्पति और शनिवार का वो व्रत करता था। 2 उसके बेटे थे, अरुण और वरुण, अरुण वरुण 2 बेटे थे उसके। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहां पर एक चीज और देखो, यहां पर एक चीज और देखो, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो मंगल है, इनके मध्य में क्या है? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह, इनके मध्य जो है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये किन चीजों से बने हैं? गैस से बने हैं, गैसों से बने हैं। और ये सॉलिड से यानी कि ठोस पत्थर से बने हैं, ठोस पत्थरों से या ठोस पदार्थ से। ठीक है। अगर बात की जाए कि इनके अन्य नाम क्या है, तो इनके अन्य नाम है, इसका तो नाम हो गया आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और नाम क्या है इनका? सॉलिड, सॉलिड ग्रह भी आपके यही हैं, रॉक से ही आपके बने हैं। इनका नाम है बाह्य ग्रह के नाम से इनको जाना जाता है, गैसियस के नाम से इनको जाना जाता है, गैसियस के नाम से इनको जाना जाता है। और इनको जोवियन के नाम से भी जाना जाता है, जोवियन। ठीक है, तो ये इनके नाम हो गए। फिर से देख लो, बुश नाम का व्यक्ति है, पृथ्वी पर रहता है, मंगल, बृहस्पति, शनि का व्रत करता है, और अरुण और वरुण इसके 2 बेटे हैं। तो इस चीज से आप याद रखना कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। अगर पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सबसे चमकीला कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है? शुक्र है। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर पूछे कि क्षुद्र ग्रह किन किन के मध्य है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य है। अगर बात की जाए सूर्य से सबसे दूर कौन सा है आपका? वरुण है। सूर्य से सबसे समीप कौन सा आपका? तो बुध है। ठीक है, आई होप आपकी जितनी भी यहाँ पर डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं। क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं में, क्षुद्र ग्रह जो है वो किन की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच, किन के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का एक खुला समुद्री बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम, कौन सा बंदरगाह है आपका? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा मुंबई। सबसे बड़े की बात की अगर की जाए तो सबसे बड़ा आपका कौन सा है? मुंबई का है सबसे बड़ा। दूसरा है आपका चेन्नई का, सेकंड नंबर पे बड़ा हो गया। चेन्नई का सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा है, सेकंड सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका? सबसे बड़ा चेन्नई का हो गया। अगर विशाखापट्टनम में बात करें, आपके विशाखापट्टनम, अगर तमिलनाडु की बात करें, देखो 3 सबसे बड़े बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। जो 3 सबसे बड़े बंदरगाह है, एक तो आपका विशाखापट्टनम में आ गया जिसका क्या नाम है? सबसे गहरा है ये। अगर पूछे कि सबसे गहरा कौन सा है, सबसे गहरा, तो आपका विशाखापट्टनम का हो गया।
भारत का पहला, यहां पर लिख देती हूं क्वेश्चन आपका, भारत का पहला निगमीकृत या फिर कॉरपोरेटेड, ठीक है, निगमीकृत या फिर आपका कॉरपोरेटेड हो गया, कहां पर है, एल्लोर में है, एन्नोर, कहां पर है, एन्नोर में, और ये कहां पड़ता है आपका, तमिलनाडु में पड़ता है। अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, कंटेनर जो आपके ट्रकों में भी रखे जाते हैं उन्हीं कंटेनरों की यहां पर बात हो रही है, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, कंटेनर बंदरगाह कहाँ है आपका, नाहवा शेवा बंदरगाह, ये आपका कहाँ है, मुंबई में है ये आपका, और इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम पूछे अगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपका कहाँ है, मुंबई में ही है। नाहवा शेवा बंदरगाह जो है इसी का नाम है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यहां पर आप बंदरगाह देख लो एक बार, अपने बंदरगाह देखो बेटा, यहाँ पे आपके ये लो रेड पेन, ये आपका आ गया कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, कांडला, एक आपका ये हो गया। एक आपका यहां पर है आपका मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नेहरू बंदरगाह, ठीक है। यहां पर आपका आएगा मारमागुआ बंदरगाह, नेक्स्ट आपका आएगा यहां पर मंगलुरु बंदरगाह, ये आपका मंगलुरु बंदरगाह है, और ये आपका है कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। तो कितने देख लिए आपने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 आपने यहाँ पर देख लिए। अभी 6 आपको इस साइड दिखा देती हूँ। ये देखो आप, सबसे पहले यहाँ पर आपका ये कौन सा हो गया, हल्दिया बंदरगाह, वेस्ट बंगाल का है हल्दिया बंदरगाह। आपका एक यहाँ पर हो गया पारादीप बंदरगाह, पारादीप आपका उड़ीसा का है। नेक्स्ट आपका हो गया विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये कहाँ का है आपका, आंध्र प्रदेश का है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक आपका हो गया एन्नोर बंदरगाह, जो करवाया था आपका तमिलनाडु का है एन्नोर, और एक आपका चेन्नई बंदरगाह हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया एक ये वाला बंदरगाह, ठीक है। ये तीनों जो है आपके तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के। एक मिनट रुकना, यहाँ पे मैं एक चीज चेक कर लेती हूँ। हमने यहाँ पर किया था एन्नोर, हाँ यहीं का है, ठीक है। तो ये आपके 6 बंदरगाह आपके बेटा यहाँ पर हो गए 6 बंदरगाह। तो टोटल हमारे कितने बड़े बंदरगाह हैं, अगर बात की जाए टोटल, तो टोटल है हमारे 13 बड़े बंदरगाह। भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिनमें से हमने 12 बंदरगाह देख लिए, 6 आपके इस साइड है, 6 आपके इस साइड है। आपका एक बंदरगाह बच गया, एक बंदरगाह बताओ आपका कहाँ है। पहले आप कमेंट करो कि आपका इसके अलावा आपका जो एक बंदरगाह है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपका एक बंदरगाह जो है वो अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा इस्तेमाल किया गया था। छठी योजना, 5वीं योजना, चौथी योजना या फिर 7वीं योजना। देखो भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा किसके अंदर दिया गया था, तो आपका 7वीं योजना के अंदर ये दिया गया था। कब से कब तक चली थी, अगर बात की जाए टाइम पीरियड की, 1985 से लेकर 90 तक, ठीक है, 1990 तक आपकी ये जो योजना है ये चली थी। अगर बात की जाए कि इसके अलावा एक और योजना आप लिख लो यहीं पर, 9वीं योजना, इसके अंदर जो नारा है वो कौन सा दिया गया था, न्याय एवं समानता के साथ विकास। यहां पर आप डेट देख लो, जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं कितनी थी आपकी, टोटल 12 थी। देखो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो पंचवर्षीय योजना है उसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, किसने पंचवर्षीय योजना को शुरू किया था और किस सन में किया था। आपको डेट भी यहाँ पर लिखनी है। तो हमारी कितनी पंचवर्षीय योजना है, टोटल आपकी 12 है। 12 आपकी जो खत्म हुई थी उससे पहले ही जो है वो आपकी
जो नीति आयोग है उसको स्टार्ट कर दिया गया था। यानी कि 12 का जो टाइम पीरियड 2017 तक का दे रखा था, वो 2012 से 17 का टाइम पीरियड था आपका। इसका एक मिनट, इसका जो टाइम पीरियड है 12वीं का, वो 2012 से 2017 तक का था आपका टाइम पीरियड। लेकिन 2015 में ही आपका यहाँ पर नीति आयोग आ गया था। नीति आयोग आ गया था 2015 में ही। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म आप बताना, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वो भी आपको बताना है। ठीक है, अध्यक्ष तो हर किसी बंदे को पता है, लेकिन आप नीति आयोग की फुल फॉर्म जरूर कमेंट करना। तो यहाँ पर हम बात करें अगर गैप किन किन के मध्य आया था, अगर गैप की बात की जाए तो एक गैप आपका यहाँ पर आया था 3 साल का, एक गैप आपका तीसरी और चौथी के मध्य था। अगर दूसरा गैप की बात करें तो 5वीं और छठी के मध्य था दूसरा गैप आपका। ठीक है, 5वीं और छठी के मध्य था। ये 78 कर लेना, यहाँ पर 78 तक थी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका गैप था। तीसरा गैप आपका था 7वीं और 8वीं के बीच में, यहाँ पर भी आपका गैप था। ठीक है, ये आपके गैप थे, ये आपके लक्ष्य थे। तो आपको ये देखो 2.1 लक्ष्य था, प्राप्ति हुई थी 3.6 की, यानी कि सफल थी ये आपकी। ठीक है, ये आपकी मतलब सामान्य थी, असफल थी, कुछ कम थी पहले से। जैसे ये आपकी हो गई 4.4 का लक्ष्य रखा था, लेकिन 5 के ऊपर चली गई, ये भी आपकी सफल है, ये भी आपकी सफल है। तो ये सफल पंचवर्षीय योजनाएं थी, कुछ आपकी असफल थी। तो इस टेबल को एक बार आप अच्छे से देख लेना। अगर बात की जाए कुछ 4-5 आपकी स्टार्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट जो है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर थी, ये थी आपकी हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर। दूसरी की बात करें महालनोबिस, महालनोबिस। अगर तृतीय की बात करें हेराल्ड डोमर, महालनोबिस, गार्डगिल। 1 से 2 बार अगर आप रिवाइज करोगे तो बेटा सभी याद हो जाएंगी। अगर चौथी की बात करें अशोक, अशोक। नेक्स्ट अगर 5वीं की बात करें डीपी धार, कौन सी थी, डीपी धार। छठी कौन सी थी आपकी, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, शॉर्ट से याद रख लेना, इनपुट आउटपुट मॉडल। इनके मॉडल आपको याद रखने हैं क्योंकि यही ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखो फिर से देख लो, हेराल्ड डोमर पहली का मॉडल था। ठीक है, महालनोबिस, गार्डगिल, अशोकरंद और आपका डीपी धर, इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, छठी का ये आपकी ईयर्स है, आप ईयर्स को भी यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर आएगा आपकी 2012 से 2017। ठीक है, और अगर बात की जाए यहाँ पर नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था आपका, योजना आयोग था। और योजना आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना आपकी 1950 में ही हो गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। किसके स्थान पर बनाया गया था, योजना आयोग के स्थान पर जो है वो नीति आयोग का गठन किया गया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो है कौन सी योजना है वो जो आपकी प्रभावित हुई थी। यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो आपकी प्रभावित हुई थी। क्योंकि अगर बात टाइम पीरियड की बात पूछी जाए तो 1961 से लेकर 1966 तक आपकी ये योजना चली थी। इसके बीच में आपके 2 युद्ध हुए थे 61 से 66 के बीच में। एक को तो आपका 1962 के अंदर हुआ था, इंडो चाइना युद्ध, इंडो चाइना वॉर, यह आपका 1962 में हुआ था। अगर बात की जाए तो 1965 के अंदर हुआ था आपका इंडो पाक युद्ध, इंडो पाक युद्ध। अगर ये पूछे कि इसके कैप्टन कौन थे, इसके अंदर कैप्टन कौन थे, वीके कृष्ण मेनन, मेनन, जिनको जो है वो आपका नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। अगर इस टाइम के पूछे यहाँ पर कौन थे कैप्टन, यहाँ पर कैप्टन कौन थे इंडो पाक के अंदर, वाई.वी. चौहान, डिफेंस वाई.वी. चौहान। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पाक के साथ में जो युद्ध हुए थे वो कौन कौन से थे, देखो इन 2 युद्धों के कारण तो आपकी प्रभावित हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा आपके कौन कौन से युद्ध हुए थे पाकिस्तान के साथ, 1948 में हुआ था जिसमें इन्होंने पीओके को जो है वो अपने अंडर कर लिया था। दूसरा जो है आपका वो 1965 में हुआ था जिसके बारे में हमारी बात हुई है। तीसरा जो है आपका 1971 में हुआ था
और चौथा जो है वो आपका 1999 में हुआ था, जिसको कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल वॉर 1999 में हुआ था भारत और इंडिया के साथ। 1971 में आपका, एक 1965 में जिसके बारे में हमने बात की है, वो सबसे पहला आपका 1948 में हुआ था, जिसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। ये आपके युद्ध है किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, मायोपिया को किसके रूप में भी जाना जाता है? निकट दृष्टि, गरीब दृष्टि, अत्यधिक दृष्टि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मायोपिया, तो मायोपिया जो है ये आपका निकट दृष्टि रोग है। मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि रोग है। अगर बात की जाए इसको दूर करने के लिए, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। कॉनकेव, उत्तल को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है, अवतल लेंस, कॉनकेव या फिर अपसारी। आपको अगर हिंदी में देखने को मिलेगा तो अपसारी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए कि ये कैसा रोग है, तो इसके अंदर क्या है? निकट दृष्टि के अंदर निकट की चीजें साफ दिखाई देंगी, निकट का साफ दिखाई देगा, और जो दूर की चीजें हैं वो जो है आपकी धुंधली दिखाई देगी, दूर में धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, इसमें जो है पॉइंट बना देती हूँ बेटा यहाँ पे। इसमें जो है नेत्र का जो गोलक है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, और इसमें जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, इमेज जो है इसमें कहाँ बनती है? तो रेटिना के आगे बनती है। कहाँ बनती है? आपका जो रेटिना है आंख में, रेटिना के आगे बनती है, अगर यहीं पर हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपका दूरदृष्टि, इसी क्वेश्चन में हम आपका एक और देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष। यहीं पर देखो दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और उसको बोला जाता है मायोपिया। इसके अंदर अगर बात करें तो ये उसका उल्टा है, उसके अंदर अवतल होगा तो इसके अंदर उत्तल लेंस होगा। उत्तल को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते थे? अपसारी, और इसको अभिसारी। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? अभिसारी। दूर करने के लिए अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इसमें क्या होगा। दूर का तो साफ दिखाई देगा, और जो नजदीक है, निकट का धुंधला दिखाई देगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखते हैं, इसमें बिल्कुल उसका उल्टा है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है? रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे एक आपका होता है जिसके अंदर व्यक्ति को तिरछा दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति रखता है जो ऊपर का, जिसको निकट का और दूर का दोनों धुंधला दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? जरा दृष्टिकोण, जरा दृष्टि दोष। इसके अंदर जो है वो चश्मे का जो लेंस है वो दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों जगह आपका लेंस होता है, ऊपर का अलग और नीचे का अलग। ठीक है, पेरीफोकल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, पेरीफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि द्विफोक्सी लेंस। इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी, या इसको खोजा किसने था द्विफोकस लेंस को? अगर बात की जाए बेंजामिन फ्रैंकलिन आविष्कारक हैं किसके? द्विफोकल लेंस के आविष्कारक। ठीक है, फिर से देख लो बेटा एक बार क्वेश्चन को। मायोपिया जो है ये निकट दृष्टि दोष है आपका, इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर निकट की जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देंगी, दूर से धुंधला दिखाई देगा। इसके अंदर जो नेत्र का गोलक है उसका साइज बढ़ जाता है, प्रतिबिंब जो है इसके ऊपर रेटिना के आगे बनती है। अगर बात की जाए दूरदृष्टि दोष की,
इसका क्या नाम है? हाइपरमेट्रोपिया। उत्तल लेंस का इसके अंदर प्रयोग करेंगे, दूर की चीजें इसमें साफ दिखाई देगी, निकट की धुंधली दिखाई देगी। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो साइज जो है आपका वो बढ़ जाता था, इसके अंदर साइज जो है वो आपका घट जाएगा। ठीक है, इमेज जो है रेटिना के पीछे बनेगी। अगर जरा दृष्टि दोष की बात की जाए, पेरिफोकल लेंस का इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा। इसका जो आविष्कार है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर, वाट, कैंडला या फिर जूल? तो सबको पता है यहाँ पर डायोप्टर। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। वाट की बात की जाए, ये किसका है? शक्ति का। कैंडला की बात की जाए, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। अगर यहां पर बात की जाए जूल की, जूल किसका है? तो कार्य का ऐसा यूनिट है। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले देखें लेंस की जो क्षमता है, अगर इसका फॉर्मूला अगर हम चेक करें तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला? P = 1/f। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता आपकी, यहां पे लिख देती हूं, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता ये आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगी। और यहां पर है अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ये आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? नारियल के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर मैं आपके लिखवाऊंगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आता है। इरूशिक अम्ल सोल्व करते हुए चलेंगे। इरूशिक अम्ल किस में पाया जाता है? सरसों के तेल में, तेल में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल आपका, तो ये पाया जाता है आपका टमाटर, पालक में। ठीक है, लैक्टिक अम्ल की अगर बात की जाए, दूध दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है, दूध दही। लोरिक अम्ल यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नारियल तेल के अंदर कौन सा पाया जाएगा आपका? लोरिक अम्ल। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अम्ल है कैसे पता करें कि हमारे पास जो भी चीज है वो अम्ल है या फिर क्षारीय है। तो यहां पर आपका एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल। तो 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक मत करना, 7 से पहले तक। ठीक है, अगर आप 7 तक करोगे तो आपका ये क्षार के अंदर काउंट होगा। 7 जो है आपका, 7 क्या है आपका? उदासीन, उदासीन है। 0 से 7 के मध्य जो चीज आएगी वो आपकी कैसी होगी? एसिड होगी, या कि अम्लीय होगी, अम्लीय। अगर बात करें 7 से 14 तक, 7 से 14 तक, तो ये कैसी होगी आपकी? एल्कलाइन होगी आपकी, यानी कि क्षारीय होगी, क्षारीय होगी आपकी। ये अम्लीय है, ये आपकी क्षारीय है। पीएच स्केल का जो यहां पर इसका नाम क्या है? पीएच स्केल। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीएच स्केल का जो आविष्कार है, पीएच का आविष्कार किसने किया था? एक मिनट रुकना। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था सोरेनसेन ने, सोरेनसेन ने इसका जो है वो आविष्कार किया था। अगर हम बात करें इसके अलावा बेटा, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पीएच स्केल से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है आपका। तो जो मैं साइंस का आपको जो जो क्वेश्चन आपको जो करवाऊँ वो तो आपको करने ही करने हैं, चाहे आप इससे बाहर ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जितनी भी मैं सेट के अंदर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँ या कुछ भी आपको लिख कर समझाऊँ, लिखी हुई चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वरना आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिरका जो है, सिरका उसमें कैसा अम्ल होता है? सिरका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है सिरके के अंदर। अगर यहाँ पर बात करें हम, टैनिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? टैनिक,
टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चाय में और स्याही में जो है वो टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में और स्याही में जो है वो आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ओलिक। ओलिक अम्ल किस में मिलेगा? आप बताते हुए चलें। बेंजोइक अम्ल किस में मिलेगा? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लूटोनिक अम्ल। नेक्स्ट है एलिसीन अम्ल। नेक्स्ट है आपका शियालिक अम्ल। एक आप और देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ चुका पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जिसका अगर फॉर्मूला देखें HCOOH, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। दूसरा नाम इसका है मेथेनोइक अम्ल। तो ये किस में पाया जाता है? अगर बात करें ओलिक की, तो ओलिक किस में पाया जाएगा? ओलिव ऑयल में। ओलिव ऑयल में यानी कि जैतून के तेल में, जैतून के तेल में, ठीक है। घास के अंदर आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। किसमें? घास में। अगर ग्लूटोनिक की बात करें तो मांस में पाया जाएगा, ग्लूटोनिक मांस में या फिर गेहूं में जो है वो आपका ग्लूटोनिक पाया जाता है। एलिसिन की बात करें, एलिसिन जो है आपका लहसुन और प्याज में देखने को मिलेगा। लहसुन, प्याज। आंसू में, आंसुओं में कौन सा पाया जाता है? सियालिक अम्ल, ठीक है। अगर फॉर्मिक अम्ल की बात करें, चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी या फिर बिच्छू के डंक में, कोई भी डंक वाली ऐसे कोई भी जीव जंतु हो जिसके काटने से जो हमारी बॉडी के ऊपर थोड़ा सोजन वगैरह आ जाता है, उसके अंदर आपका मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1526 में, ये 1632 में, 1665 में, सबको पता है। 1665 में जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज की थी। किस चीज से की थी? ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका। किस चीज से की थी? तो लकड़ी के ढक्कन से, लकड़ी के ढक्कन से। तो अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, वरना मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें हम, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज कब हुई? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी आपकी? 1674 में और ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूवेनहोक के द्वारा जो है जीवित कोशिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखना यहाँ पे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सबसे छोटी कोशिका, पूरे ब्रह्मांड की बात की गई है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी,
सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर बात की जाए, ये तो हो गई ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड। अगर बात की जाए मानव, मानव में, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव में? सबसे बड़ी, तो मानव में सबसे बड़ी है आपकी अंडाणु। और सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है मानव शरीर में? शुक्राणु। सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु, और सबसे अगर लंबी की बात की जाए, सबसे लंबी कौन सी है आपकी? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अगर बात करें तंत्रिका कोशिका की यूनिट की, यूनिट यानी कि इकाई क्या है, तो आपकी है न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिका की यूनिट कौन सी है आपकी? न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर हमने बेटा सभी क्वेश्चन जो है आपके वो कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से एनालाइसिस किया है। मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, अगर आपको जीके जीएस की मैराथन क्लासेस चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ, जो आपको श्योरली 101% जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिले। लेकिन मैं आपको ये बात नहीं बोलूंगी कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊँ वो हर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, क्योंकि वहां पर लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है और कुछ कई बार क्या है कि नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और आपको वीडियो कैसी लगी। और इन सभी के लिए क्या करें, नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए आपको चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।